आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 9 खुशहाल गांव समृद्ध शहर चैप्टर का पूरा नोट्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर का विषय प्रभाकर की कहानी से समझते हैं। इस कहानी में एक लड़का है प्रभाकर और वह लोहार की दुकान पर गया हुआ है और वहां लोहारों को काम करते हुए देख रहा है। उसने देखा कि एक छोटी सी बेंच पर जो औजार होते हैं वे रखे हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी, हांसिया आदि बेचने के लिए रखे हुए थे और दूसरी ओर भट्टी जल रही थी और औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे और प्रभाकर को यह सब बहुत मजेदार लग रहा था। तो प्रभाकर की कहानी से हमने जाना कि लोहार किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। इस पूरे अध्याय में हम लोहे के औजारों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय का सबसे पहला टॉपिक है लोहे का उपयोग शुरू हुआ, यानी कि लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ। तो आज से करीबन 3000 साल पहले लोहे का उपयोग शुरू हुआ। लोहे के औजार। नेक्स्ट टॉपिक है लोहे के औजार यानी कि हथियार, जिसके द्वारा मानव जीव जंतुओं का शिकार करते थे, खेती करते थे और कुछ अन्य कार्य करते थे। लोहे का उपयोग तो करीब 3000 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज से करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों का उपयोग अचानक बढ़ गया। जंगलों को साफ करने और जुताई के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर एक शब्द है महापाषाण कब्र। इसके बारे में हम पिछले के कुछ अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि महा यानी बड़ा और पाषाण यानी कि पत्थर। पहले जब कोई मर जाता था तो उसको दफना कर बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। तो इस प्रकार के कब्रों को ही महापाषाण कब्र कहा जाता था। इस तरह के कब्रों में कई तरह के चीजें भी मिलती हैं जो मरने वाले से संबंधित होती हैं। इसी प्रकार इन कब्रों में से लोहे के औजार और हथियार भी बड़ी संख्या में मिले हुए हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। उस समय खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। तो आइए देखते हैं कि वे कदम क्या थे। राजा को सेना, महल, किले बनवाने के लिए धन चाहिए, यानी कि उस समय जो राजा हुआ करते थे उनको धन की आवश्यकता थी। क्यों? तो सेना, महल बनवाने के लिए। वे किसान से कर लेते थे, इसीलिए कर अदा करने के लिए, कर यानी कि टैक्स, तो वे किसान से कर लेते थे, इसीलिए कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। यह सिंचाई से ही संभव था, इसीलिए कुछ कदम उठाए गए। सबसे पहला है राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया, यानी उस समय जो वहां के राजा थे उन्होंने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई यानी कि पौधों को पानी देने की व्यवस्था की योजना बनाई और उसके लिए धन भी खर्चा किया। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, इससे कृषि का उत्पादन बढ़ गया। गांव। हमारा अगला टॉपिक गांव। आइए हम जानते हैं कि गांवों में किस प्रकार के लोग रहते थे। तो भारत के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे। उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के गांव में, दोनों गांव में मिला के 3 तरह के लोग रहते थे। पहले वेल्ला, तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा जाता था। दूसरा उनवाड़ यानी कि साधारण हल वाहे यानी साधारण कृषि करने वाले। तीसरा कैडेसियार और अधिमई, भूमिहीन मजदूर तथा दास। भूमिहीन यानी कि भूमि से हीन, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, ऐसे मजदूर तथा दास। ग्राम भोजक। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति यानी कि ग्राम भोजक जो था वह उत्तरी हिस्सों में गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहा जाता था। यह पद अनुवंशिक था, यानी कि पिता के मरने के बाद उनका बेटा ग्राम भोजक बनता था। इस पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। वे कर वसूलने यानी कि वो कर वसूलता था। न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करता था। ग्राम भोजक के कुछ 3-4 काम थे। पहला कर वसूलना, न्यायाधीश और पुलिस के रूप में काम करना। अगला है गृहपति, स्वतंत्र कृषक। इसमें छोटे किसान, गृहपति यानी कि स्वतंत्र कृषक, इसमें छोटे किसान, दास, कर्मकार आते थे जो दूसरों की जमीन पर कार्य करते थे, यानी कि जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी वे दूसरी की जमीन पे काम करते थे और अपना आजीविका चलाते थे। नगर। शहर कोटों से घिरे रहते थे। शहरों में वलय कूप मिले हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों और यात्रियों के विवरण द्वारा पता चलता है। आहत सिक्कों का प्रचलन था जो करीब 500 साल चले। उस समय सिक्कों को आहत करके बनाया जाता था, इसीलिए उसका नाम आहत सिक्का पड़ा था, जो कि करीबन 500 साल तक चला। वलय कूप
यह लोगों के घरों में होते थे जो गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। आहत सिक्का, चांदी या सोने के सिक्के जिन पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाया जाता था। आहत यानी चोट। चांदी या सोने के सिक्कों को पीट पीट कर आहत सिक्का बनाया जाता था। मथुरा, मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर है। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी। मथुरा बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है इतिहास के दृष्टिकोण से, क्योंकि मथुरा जो है वो यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। मथुरा मूर्तियों बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में कृष्ण भक्त अधिक पाए जाते थे। यहाँ प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। यहाँ से बहुत सारे अभिलेख भी मिले हैं जो कि इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र, उत्तरी भाग में मिले मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन जो काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। उत्तरी काले चमकीले पात्र क्या होते हैं? तो उत्तरी भाग में मिले, उत्तरी यानी कि उत्तरी भाग में मिले मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन जो काले रंग के होते हैं। काले तो होते हैं लेकिन बहुत ही उसमें चमक होती है। कपड़ों के उत्पादन के केंद्र, उत्तर में बनारस और दक्षिण में मदुरै, ये दो कपड़ों के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। श्रेणी, शिल्पकार तथा व्यापारी के अपने अपने संघ, अपनी अपनी श्रेणियां। शिल्पकार और व्यापारियों के अपने अपने संघ को श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणी, इनका काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। शिल्पकारों की श्रेणी, हमने दो प्रकार की श्रेणी के बारे में पढ़ा, एक शिल्पकारों की श्रेणी और दूसरा व्यापारियों की श्रेणी। इसमें जो शिल्पकार की श्रेणी था उनका काम था प्रशिक्षण देना, शिक्षा देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना यानी बंटवारा करना। व्यापारियों की श्रेणी, इनका काम था व्यापार का संचालन करना। ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। अरिकामेंडू, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेंडू एक पतन था। पतन यानी कि बंदरगाह, आज की भाषा में हम कह सकते हैं, जहाँ पे जहाजों का आवागमन होता रहता था। यहाँ ईंटों से बना गोदाम का ढांचा मिला है तथा पात्र और मनके भी मिले हैं। एन्फोरा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के पास जिसमें शराब था तथा तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। एम्फोरा एक पात्र है जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के पास मिला हुआ था, जिसमें शराब तथा तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे भी लगे हुए होते थे। एरेटाइन, मुहर लगे चमकदार बर्तन, इन्हें इटली के एक शहर की नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। एरेटाइन एक पात्र है जो जिसपे मुहर लगे हुए होते थे और इसका नाम इटली के एक शहर के नाम पे पड़ा हुआ है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। यह गुजरात में है। रुद्रदामन नामक शासक ने जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील को दोबारा बनवाया लेकिन 300 साल बाद टूट गया, जिसको गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त ने पुनः बनवाया। संगम काल, दक्षिण भारत में दूसरी शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक का काल को संगम काल माना जाता है। दक्षिण भारत में, कहाँ पे? दक्षिण भारत में दूसरी शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक का काल संगम काल माना जाता है। पुहार, संगम काल का सुविधाजनक बंदरगाह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुहार एक बंदरगाह है जो कि भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है, जो कि संगम काल का था, जहां विदेशों से माल लेकर आने वाले बड़े बड़े जहाज बिना पाल उतारे तट पर आया जाते थे। सोने के सिक्कों को भारत में पहली बार जारी किया गया हिंद यूनानी शासकों ने, यानी कि सोने के जो सिक्के थे उसको भारत में पहली बार किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानी शासकों ने। उत्तर भारत के प्रमुख नगर तक्षशिला और कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये सभी उत्तरी भारत के प्रमुख नगर थे। और दक्षिणी भारत के प्रमुख नगर टगड़, पैठन, अमरावती, धन्य, कटक, अमरावती, अरिकेमेंडू, ये सभी दक्षिण भारत के प्रमुख नगर थे। वर्मा और श्रीलंका के लिए प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति बंदरगाह। वर्मा और श्रीलंका के लिए जो प्रमुख बंदरगाह था वह था ताम्रलिप्ति, जो कि बंगाल बंदरगाह था। हीरो के लिए विख्यात थे कश्मीर, कोसल, विदर्भ, कलिंग। मगध, वृक्ष के रेशों से बने वस्त्रों के लिए जाना जाता था। बंगाल, मलमल के रेशों से बने वस्त्रों के लिए जाना जाता था।
जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।